अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम D.H. लॉरेंस के लिखे हुए एक बहुत ही फेमस नॉवल लेडी चैटरलेज लवर को पढ़ने वाले हैं, जो कि 1928 में पब्लिश हुआ था। अभी के टाइम पर यह नॉवल इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल तस्वर किया जाता है, लेकिन 1928 में जब ये पब्लिश हुआ था तब इंग्लिश सोसाइटी आज की पाकिस्तानी सोसाइटी से भी ज़्यादा सख्त थी। सो उस टाइम जिन राइटर्स को अपनी इज्जत रास होती थी वो अपने वर्क्स में किसी भी किस्म की वल्गैरिटी को अवॉइड ही करते थे, लेकिन लॉरेंस ने अपने इस नॉवल में सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज किया और सेक्स जैसे टॉपिक पर खुलकर बात की, जिसके उसको सख्त सरकमस्टांसेस भी फेस करने पड़े और उसका ये नॉवल उसके मरने के बाद भी 30 साल तक बैन रहा। नॉवल बहुत ही ज़्यादा पोर्नोग्राफिक टाइप का है और इसमें बहुत ही एक्सप्लिसिट सीन्स हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो हेडफोन्स लगा लो या घर वालों से साइड पर होकर ही इस वीडियो को देखो, वरना जिम्मेदारी आपकी अपनी है। हिल्डा और कॉन्स्टेंस रीड दोनों स्कॉटलैंड के एक मशहूर और अमीर पेंटर सर मैल्कम रीड के घर में पैदा हुई। अब बाप इनका एक अमीर पेंटर था और माँ इनकी सियासत में इन्वॉल्व थी, और क्योंकि फैमिली अमीर थी इसी वजह से दोनों बहनों ने ही वर्ल्ड की फेमस सिटीज़ जैसा कि पेरिस, फ्लोरेंस और रोम के विजिट बचपन में ही कर लिए थे। दोनों पर ही अपने फैमिली बैकग्राउंड का असर काफ़ी ज़्यादा नज़र आता था, क्योंकि दोनों ही आर्ट्स और बहस मुबासे जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। कॉन्स्टेंस, जिसको इस नॉवल में ज़्यादातर कॉनी कहकर बुलाया गया है, तो कॉनी जब 15 साल की हुई तो उसे अपनी 17 साला बहन हिल्डा के साथ जर्मनी में म्यूज़िक सीखने के लिए भेज दिया गया। अब जर्मनी में वहाँ क्योंकि को एजुकेशन सिस्टम था, तो उस को एजुकेशन सिस्टम में दोनों बहनें ही सेक्स जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई। अब सेक्स में इन्वॉल्व होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि दोनों बहनें प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई हैं, बल्कि इन दोनों ही बहनों का माइंडसेट कुछ ऐसा था कि प्यार में सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशन ज़रूरी है, यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत। अगर आप अपने पार्टनर के साथ 2-4 घंटे बैठकर अपने दिल की बातें नहीं कर सकते तो ये फिर प्यार नहीं है। अब ये दोनों तो कन्वर्सेशन को ज़्यादा तरजीह देती थी, लेकिन जिन दो लड़कों के साथ इन दोनों का चक्कर चल रहा था, लाजमी बात है वो ज़्यादा सेक्स को ही तरजीह देते थे, और इन दोनों को ही क्योंकि अपने अपने बंदे से बातें करके काफ़ी अच्छा लगता था, सो अपने रिलेशन को ख़राब ना करने के लिए इन्होंने भी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं की और अपने अपने बंदे को वो करने दिया जो वो करना चाहते थे। अब 1913 में छुट्टियां गुजारने के लिए जब वो अपने पेरेंट्स के पास लंदन में आई, तो उनकी बातचीत करने के अंदाज से और उनकी कुछ हरकतों से दोनों ही पेरेंट्स को ये अंदाज़ा तो हो गया कि हमारी बेटियां सेक्स जैसी एक्टिविटी में शायद मुब्तला हो चुकी हैं, लेकिन उन दोनों ने ही अपनी बेटियों को इस बारे में गाइड करने या रोकने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बहरहाल अगले साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से दोनों बहनों ने परमानेंटली अपनी अपनी स्टडीज़ को स्टॉप किया और वापस अपने पेरेंट्स के पास लंदन में आ गई। कुछ ही महीनों के वक्फे के बाद दोनों का अपना अपना जो जर्मन बंदा था, इन दोनों बहनों को उनकी डेथ की खबर मिली। दोनों को काफ़ी ज़्यादा दुख तो हुआ और वो हल्का फुल्का सा रोई भी, लेकिन इवेंचुअली वो जल्द ही उन दोनों को भूल गई, क्योंकि वो दोनों ही अपने उन जर्मन बॉयज़ के साथ लव तो करती नहीं थी, सो उन्हें बुलाने में भी इन्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इवन उनकी डेथ की खबर मिलने से पहले ही दोनों मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने लग चुकी थी। सो उन दोनों जर्मन बॉयज़ की डेथ की खबर आने के बाद हिल्डा ने तो थोड़ा ही अरसा वेट किया और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के साथ शादी कर ली। इधर कोनी की कुर्बतें क्लिफर्ड चैटरले के साथ बढ़ने लगी। क्लिफर्ड चैटरली एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, जिनकी अपनी एक कोयले की कान थी, यानी कि एक कोल माइन थी। क्लिफर्ड चैटरले यहाँ कैम्ब्रिज में कोल माइनिंग से रिलेटेड साइंस को ही स्टडी कर रहा था। अब क्लिफर्ड अपने फैमिली बिजनेस के ऊपर ये स्टडी सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के कहने पर कर रहा था, और उसका अपना इंटरेस्ट इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं था। अपने इसी नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से वो अपने बाप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब क्लिफर्ड के बाप सर जेफरी चैटरले के 2 और बच्चे भी थे, एक क्लिफर्ड का बड़ा भाई और एक उसकी बहन। क्लिफर्ड के बाप को ज़्यादा उम्मीद अपने बड़े बेटे से ही थी, लेकिन उसका बड़ा बेटा यानी क्लिफर्ड का बड़ा भाई 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 में ही जंग के दौरान शहीद हो गया।
अब अगले साल यानी 1917 में जब क्लिफर्ड एक महीने की छुट्टी पर जंग से वापस आया तो क्लिफर्ड और कॉनी ने आपस में शादी कर ली, एक हैप्पी लव मैरिज। कॉनी की एज उस वक्त 22 साल थी जबकि क्लिफर्ड 28 साल का था। बहरहाल शादी के बाद एक महीने तक दोनों ने अच्छे से हनीमून मनाया और हनीमून में जो जो आपको पता है कि होता है वो सब हुआ। उसके बाद क्लिफर्ड जंग में वापस चला गया और 6 महीने बाद बेल्जियम में लड़ते हुए वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया कि उसको इंग्लैंड के हॉस्पिटल्स में लाया गया और वहाँ उसका इलाज शुरू किया गया। क्लिफर्ड के बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे, लेकिन किसी तरह से क्लिफर्ड जिंदा रहा और 2 साल तक उसका इलाज चलता रहा। अब मुसलसल 2 साल तक के अच्छे इलाज के बाद क्लिफर्ड जिंदा तो बच गया, लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा मफलूज हो चुका था, यानी ना तो अब वो चलने लायक रहा था और ना ही सेक्स करने लायक। क्लिफर्ड का इलाज कंप्लीट होने के बाद अभी वो इंग्लैंड में ही था कि उसे खबर मिली कि उसका वालिद सर जेफरी मर चुका है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है। अपने वालिद की डेथ की खबर सुनने के बाद क्लिफर्ड कॉनी को लेकर वापस अपने बाप दादा की जागीर रग्बी हॉल में पहुंच गया। अब यहाँ पर क्लिफर्ड सर क्लिफर्ड बन चुका था और कॉनी लेडी चैटरली थी। इतने बड़े महल जैसे घर में कॉनी और क्लिफर्ड दोनों अकेले थे, क्योंकि यहाँ आसपास क्लिफर्ड का कोई और रिलेटिव तो था नहीं और इसकी बहन एम्मा भी इनके आने से पहले ही इस घर को छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि उसको क्लिफर्ड का कॉनी के साथ शादी करने से एतराज़ था और वो कॉनी को डिसलाइक करती थी। क्लिफर्ड की व्हील चेयर मैकेनिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड थी, जिसकी मदद से वो इधर उधर आसानी के साथ चक्कर लगा लेता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरी तरह से कॉनी पर डिपेंडेंट था। कॉनी बहुत ही अच्छे दिल के साथ क्लिफर्ड का अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी, क्योंकि उसके नज़दीक अब भी सेक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशंस ही थी। लेकिन कॉनी क्लिफर्ड में चेंजेस महसूस कर रही थी। कॉनी महसूस कर रही थी कि क्लिफर्ड ना तो किसी और से कोई बात करता है और ना ही उसे अपने वर्कर्स का ख्याल है जो कि उसकी कोल माइन में जॉब करते हैं। अब कॉनी के पास तो अपनी बोरियत दूर करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन क्लिफर्ड ने अपनी बोरियत दूर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ लिया। क्लिफर्ड ने शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर दी, जिनको उसने बड़े बड़े मैगजीन्स में छपवाया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शॉर्ट स्टोरीज फेमस होना शुरू हो गई। क्लिफर्ड अपनी स्टोरीज को हमेशा कॉनी के साथ डिस्कस करता था और कॉनी को ये लंबी लंबी डिस्कशंस हमेशा ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि उसके लिए हमेशा से ये डिस्कशंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट थी अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए। क्लिफर्ड को एक फेमस राइटर बनने में कुछ ज़्यादा अरसा नहीं लगा और वो थोड़े ही अरसे में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। अब जैसे जैसे क्लिफर्ड फेमस होता गया वैसे वैसे उसके घर यानी रग्बी हॉल में उसके कंटेम्प्रेरी राइटर्स का आना जाना भी बढ़ता गया। अब जैसे रग्बी हॉल में क्लिफर्ड के इतने ज़्यादा गेस्ट्स आ रहे थे, वैसे ही एक दिन वहाँ पर कॉनी के वालिद यानी सर मैल्कम अपनी बेटी कॉनी से मिलने के लिए आए। सर मैल्कम ने जब यहाँ अपनी बेटी की हालत देखी तो उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ही ज़्यादा तरस आया और इसी तरस की वजह से उन्होंने बातों बातों में क्लिफर्ड को उसकी नामर्दानगी यानी इम्पोर्टेंसी का ताना भी दे दिया। सर मैल्कम ने जाते जाते अपनी बेटी कॉनी को ये मशवरा तक दे डाला कि बेटी, अगर तुमने इसके साथ ही रहने का फैसला कर ही लिया है तो फिर भी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए तुम बेशक अपना कोई खुफिया रिलेशन रख लो। सर मैल्कम का ये मानना था कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर मैल्कम तो ये सब बोल के वहाँ से चले गए और कॉनी ने भी उनकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा कॉनी को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होने लगा कि उसके बाप की बातों में कुछ दम तो है। क्लिफर्ड के साथ लंबी लंबी वो कन्वर्सेशन जो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा दिया करती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको बोरिंग लगने लगी थी। रग्बी हॉल अब क्लिफर्ड के कंटेम्प्रेरी राइटर्स के लिए एक सराय के जैसे हो चुका था, जहां पर क्लिफर्ड उन राइटर्स को अपने घर बुलाता और वो राइटर्स कई कई दिन तक उसके घर रुके रहते। अब इन्हीं राइटर्स में से एक जवान और हैंडसम राइटर मिकाइलिस था, जो कि एक आयरिश प्ले राइट यानी ड्रामेटिस्ट था।
रेग्बी हॉल के अदर राइटर्स और सर क्लिफर्ड सब ही इस राइटर यानी मिकाइलिस को ज्यादा भाव नहीं देते थे, क्योंकि मिकाइलिस एक सक्सेसफुल ड्रामाटिस्ट तो था, लेकिन वो अपने ड्रामाज में नोबल लोगों पर सटायर करता था, यानी कि अपने ड्रामाज में इन अमीर लोगों का मजाक उड़ाता था। इसी वजह से ये अमीर लोग इस ड्रामाटिस्ट मिकाइलिस को ज्यादा पसंद नहीं करते थे और वो बेचारा हर वक्त अलग थलग सा ही नजर आता था, और इसी वजह से कोनी का ध्यान भी उसकी तरफ गया और उसने कोनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब कोनी क्योंकि खुद भी अकेली थी और उसके पास भी बातें करने के लिए कोई और बंदा तो था नहीं, सो एक दिन कोनी जब अपने सिटिंग रूम में बैठी थी तो उसने मिकाइलिस को भी अपने पास सिटिंग रूम में बुला लिया, जहाँ पर वो दोनों आग पर हाथ सेंकते हुए बातें करने लगे। बातें करते करते जब वो दोनों एक दूसरे के साथ फैमिलियर हुए तो मिकाइलिस ने अपनी होस्टेस लेडी चैटरली का हाथ पकड़ लिया। लेडी चैटरली यानी कोनी के माइंड में एक बार तो ये ख्याल आया कि वो हाथ छुड़ाए, लेकिन फिर क्योंकि वो खुद भी मिकाइलिस से अट्रैक्टेड थी सो उसने ऐसा नहीं किया और थोड़ी ही देर बाद दोनों सेक्स कर रहे थे। अब इस सेक्स के साथ ही दोनों का एक प्रॉपर अफेयर स्टार्ट हो गया और दोनों ने छुप छुप कर एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर दिया, और इन मुलाकातों में ही जब भी उनको वक्त मिलता वो एक दूसरे के साथ सेक्स करते। अब मिकाइलिस हालांकि सेक्स में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और वो हमेशा ही कोनी से पहले ही ऑर्गेज़म रीच कर लेता, और कोनी को कई दफ़ा ऑर्गेज़म तक पहुंचने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती, लेकिन फिर भी उसको मिकाइलिस के साथ ये सेक्सुअल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके फादर सर मैल्कम की बात सच साबित हुई और इस सेक्सुअल रिलेशन का असर कोनी की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा और वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने लगी। मिकाइलिस जब रग्बी हॉल से चला भी गया तब भी कोनी ने उसके साथ अपना ये अफेयर लेटर्स के थ्रू जारी रखा। अब मिकाइलिस तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन क्लिफर्ड के पास राइटर्स का आना जाना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। बड़े बड़े राइटर्स उसके पास रग्बी हॉल आते और कई कई दिन तक वहीं पर ठहरे रहते। इन राइटर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स टॉमी ड्यूक्स, हैमंड और चार्ल्स मे हैं, जिनके साथ क्लिफर्ड की काफ़ी बनती थी और क्लिफर्ड उनके साथ अक्सर लंबे लंबे डिबेट करता था, और उनके इस डिबेट्स में कोनी भी अक्सर वहाँ पे प्रेजेंट होती थी। उनकी डिबेट्स के टॉपिक्स अक्सर सेक्स, लव या साइंटिफिकली बच्चा पैदा करने के बारे में ही होते थे। कोनी जिसको एक वक्त में कन्वर्सेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगा करती थी, अब उसको इन राइटर्स की ये कन्वर्सेशंस फेक और फीकी लगने लग गई थी, जिनकी वजह से अब वो इनसे उकताने लग गई थी। बहरहाल एक दिन जब कोनी क्लिफर्ड को बाहर ताज़ी हवा खिलाने के लिए लेकर गई तो वहाँ बातों बातों में क्लिफर्ड ने कोनी को ये बोल दिया कि हम तो बच्चा पैदा कर नहीं सकते, लेकिन इस चैटरली ख़ानदान को एक वारिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस चैटरली फैमिली को एक वारिस नहीं मिलता तो चैटरली ख़ानदान का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे पास भी अपना टाइम गुजारने के लिए कोई मसरूफियत नहीं है, तो तुम अगर चाहो तो किसी और शख्स के साथ एक बच्चा पैदा कर सकती हो, इसके साथ तुम भी अपना टाइम अच्छे से बिता पाओ और चैटरली ख़ानदान को एक वारिस भी मिल जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि तुम उस बच्चे को चैटरलेस का ही नाम दोगी और किसी को पता नहीं लगने दोगी कि ये किसी और का बच्चा है, मेरा नहीं। कोनी को क्लिफर्ड की ये बात सुनकर बहुत ही बड़ा शौक लगा और उसने क्लिफर्ड से पूछा कि आखिर तुम इस तरह की चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। क्लिफर्ड ने कोनी को जवाब दिया कि एक दफ़ा का सेक्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितनी पूरी की पूरी ज़िंदगी मैटर करती है। तुमने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहना है, हम दोनों ने एक साथ पूरी की पूरी लाइफ गुजारनी है, और मुझे नहीं लगता एक दफ़ा का सेक्स हमारे ज़िंदगी में कोई बहुत बुरा असर डालेगा। तुमको अगर कोई बच्चा चाहिए तो मेरी तरफ से तुम्हें अलाउ है, और तो और मैं तुमसे कभी उस शख्स का नाम भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम किसी ऐरे गैरे का बच्चा मेरे घर में नहीं लाओगी, बल्कि अगर लाओगी भी तो किसी नोबल शख्स का ही बच्चा इस नोबल घर में लेके आओगी। क्लिफर्ड की ये बातें सुनकर कोनी का दिमाग सीधा मिकाइलिस की तरफ गया और कोनी सोचने लगी कि अगर किसी से बच्चा पैदा करना ही है क्यों ना मिकाइलिस के बच्चे को ही इस दुनिया में लाया जाए। अब जब कोनी ये सब सोच ही रही थी कि वहीं पास से ही क्लिफर्ड के गेम कीपर ओलिवर मेलर्स का गुजर हुआ। उस दौर में ये बड़े लोग अपने शिकार के शौक को पूरा करने के लिए एक नौकर रखते थे जो कि उनके लिए परिंदे और ऐसे जानवर पालता था और उनका ख्याल रखता था जिनको बाद में ये बड़े लोग शिकार कर सकें। सो क्लिफर्ड के लिए ये गेम कीपिंग का काम कर रहा था ओलिवर मेलर्स।
हालांकि इनको यहाँ पे 8 महीने गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी कोनी ने पहली दफा मेलर्स को देखा था, क्योंकि कोनी जंगलों में ज्यादा आगे कभी गई ही नहीं थी। घर आने के बाद जब कोनी ने क्लिफर्ड से मेलर्स के बारे में पूछा तो क्लिफर्ड ने कोनी को बताया कि मेलर्स यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था, यानी कि एक लोहार था। और फिर जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई तो लाखों ब्रिटेन्स की तरह इसने भी खुद को वॉलंटियर किया, यानी अपनी सर्विसेज आर्मी को फराहम की। इसकी बहादुरी की वजह से इसने आर्मी में काफ़ी ऊंचे रैंक्स अचीव किए। लेकिन फिर जब जंग ख़त्म हो गई तो ये जहाँ पे था वहीं पे वापस आ गया और अब मेरे पास गेम कीपिंग की जॉब कर रहा है। कोनी ने जब मेलर्स की शादी के बारे में सवाल किया तो क्लिफर्ड ने कोनी को बताया कि इसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर जब ये आर्मी में गया तो पीछे से इसकी वाइफ ने एक और बंदे के साथ रिलेशन बना लिया और फिर उसी के साथ वाले गांव स्टैक्स गेट में शिफ्ट हो गई। अब यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि सर क्लिफर्ड की इस एस्टेट रग्बी हॉल के साथ 2 एडजेसेंट गांव हैं। एक गांव का नाम टेवरशेल है जिसमें चैटरलेस की कोल माइन है, और दूसरा ये वाला विलेज है स्टैक्स गेट, जहाँ पर मेलर्स की वाइफ उसे धोखा देकर अपने एक दूसरे लवर के साथ शिफ्ट हो चुकी थी। बहरहाल इसके बाद वक्त गुजरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता कोनी को रियलाइज होने लगा कि उसने जिस क्लिफर्ड के साथ शादी की थी ये क्लिफर्ड वो वाला क्लिफर्ड नहीं है। जंग ने सिर्फ इसकी टांगों को ही डैमेज नहीं किया बल्कि इसके दिमाग को भी डैमेज किया है। जिस क्लिफर्ड को मैं जानती थी वो क्लिफर्ड इतना ज्यादा मतलबी और इतना मगरूर नहीं था। कुछ अरसे बाद मिकेलीस जब रग्बी हॉल वापस आया तो उसने आते ही पहली ही मुलाकात में कोनी को प्रपोज कर दिया और उससे शादी के लिए कहा। अब कोनी ने तो उस वक्त मिकेलीस को इस बारे में मना कर दिया, लेकिन एक बार उसके माइंड में ये ख्याल आया ज़रूर कि मिकेलीस के साथ सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की बजाय वो क्लिफर्ड से तलाक लेकर इसके साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी इसके साथ ही तो गुजार सकती है। लेकिन फिर कोनी ने इस ख्याल को तर्क कर दिया क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि मिकेलीस भी आफ्टर ऑल बाकी तमाम राइटर्स की तरह ही है, सक्सेस के पीछे दीवानों की तरह मारा मारा फिरता है और हर वक्त के लंबे लंबे फजूल डिबेट्स में मुब्तला रहता है। अब उस रात कोनी के साथ एक मिस हैपनिंग ये हुई कि वो जब मिकेलीस के साथ सेक्स कर रही थी तो हर बार की तरह मिकेलीस जल्दी जल्दी सेक्स कर रहा था, जिसकी वजह से उसको जल्दी ऑर्गेज़म हो गया। और फिर जब कोनी उसके स्टिल इरेक्टेड पीनिस को यूज़ करके खुद ऑर्गेज़म तक पहुंची तो मिकेलीस उठ के खड़ा हो गया और कोनी पर शोर डालने लगा और उसको गुस्सा होने लगा। मिकेलीस ने काफ़ी गुस्से में कोनी को बोला कि तुम सेक्स करते हुए मेरे साथ मेंटली तौर पर प्रेजेंट होती ही नहीं हो। जितने पैशन के साथ मैं सेक्स करता हूँ तुम्हारे साथ, तुम उस पैशन के साथ सेक्स नहीं करती, जिसकी वजह से मुझे पहले ऑर्गेज़म हो जाता है और तुम्हें हमेशा ही बाद में ऑर्गेज़म होता है। सेक्स के लिए तो कोनी पहले ही कुछ इतनी ज़्यादा पैशनेट नहीं थी, लेकिन इस वाक़ये के बाद कोनी के दिल में सेक्स के लिए जो थोड़ी बहुत ख्वाहिशात पहले पैदा होती थी अब वो भी होना बंद हो गई, क्योंकि कोनी को लाइफ में पहली दफ़ा किसी ने इस तरीके के साथ डांटा था और उसके साथ इस तरह से सख्ती से बात की थी। सो एक बात तो कन्फर्म हो चुकी थी कि इस वाक़ये के बाद कोनी अब मिकेलीस के साथ बच्चा पैदा नहीं करेगी। अब दिन ऐसे ही गुजरते रहे और फिर एक दिन जंगल में वैसे ही टहलते हुए कोनी को एक गन फायर की आवाज़ आई। तो कोनी ने जब उस गन फायर की आवाज़ का पीछा किया और वहां पे पहुंची तो कोनी ने क्या देखा कि वहां पर मेलर्स एक रोती हुई छोटी बच्ची को चुप करा रहा है। कोनी ने वहां पहुंचकर मेलर्स को जब सवालिया नज़रों से देखा तो मेलर्स ने इशारे में ही उसे बताया कि ये वैसे ही डर गई है। कोनी ने जब उस छोटी बच्ची से उसका तारुफ पूछा तो उस बच्ची ने खुद को मेलर्स की बेटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और उसे अपना नाम कोनी मेलर्स बताया। अब बच्ची एक तो वैसे ही प्यारी थी, दूसरा उसका और कोनी का नाम भी सेम ही था। सो कोनी को उस पर प्यार आया, उसने उस बच्ची को चुप करवाया और फिर मेलर्स से कोई खास बात किए बगैर उसकी बेटी को उसके घर छोड़ने के लिए चली गई, जो कि मेलर्स की माँ के साथ स्टैक्स गेट में रहती थी। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद जब एक दिन कोनी बाहर चहलकदमी के लिए निकल रही थी तो उस वक्त क्लिफर्ड अपने एक सर्वेंट को बोल रहा था कि मेलर्स से जाके पूछो कि फीजेंट्स ने अंडे देने शुरू किए या नहीं। फीजेंट्स परिंदों की एक किस्म है जिनका शिकार क्लिफर्ड करता था। कोनी ने उनको बोला कि मैं क्योंकि उसी तरफ जा रही हूँ सो मैं ही मेलर्स से ये पूछ लूँगी और वापस आके आपको बता दूँगी। सो कोनी जब मेलर्स के घर पहुँची तो मेलर्स अपने कॉटेज के बाहर शर्टलेस होके नहा रहा था।
कोनी ने जब मेलर्स की इतनी अच्छी मसल्स वाली फिजिक को देखा तो वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई और उसका दिल किया कि वो एटलीस्ट एक दफ़ा जाके मेलर्स की बॉडी को टच करे। लेकिन फिर उसके साथ ही उसको काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी फील हुई कि उसको ऐसे मेलर्स को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। सो वो वहाँ से साइड हो गई। कुछ देर के बाद वो दोबारा से मेलर्स के कॉटेज पर आई और मेलर्स को क्लिफर्ड का मैसेज देकर वापस चली गई। उस रात को जब कोनी को दोबारा से मेलर्स की वो बॉडी याद आई तो वो उठ खड़ी हुई और शीशे के सामने खड़ी होकर अनड्रेस हो गई। इसके बाद वो अपनी बॉडी का मुआयना करने लग गई और उसने नोटिस किया कि मेरी फिजिक अब पहले जैसी नहीं रही। ये बात थी भी सच। क्लिफर्ड की खिदमत कर करके और टेंशनें ले लेके कोनी वाकई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी और इस वाक़ये के बाद भी काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजरता गया और कोनी कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई। फिर एक दिन जब उसकी बड़ी बहन हिल्डा उससे मिलने के लिए आई तो उसने भी जब कोनी की ये हालत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई और फिर उसने कोनी को काफ़ी ज़्यादा डांटा भी कि तुमने अपना ये क्या हाल बना के रखा हुआ है। हिल्डा से अपनी बहन की ये हालत बिल्कुल भी नहीं देखी गई और उसने जाकर क्लिफर्ड के साथ भी थोड़ी सी लड़ाई की कि तुम मेरी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हो। मेरी बहन तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रख रही है लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए इस घर में कोई भी नहीं है। मैं इसे अपने साथ लंदन में लेके जा रही हूँ, वहाँ इसको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाती हूँ और हमारे वापस आने तक तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने लिए किसी मेड वगैरह का या अपनी किसी और हेल्प का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और सिर्फ कोनी पर ही डिपेंडेंट रहे तो मैं कोनी को उसके बाप के पास रहने के लिए भेज दूंगी और फिर तुम्हें मजबूरन अकेले रहना पड़ेगा। अब इस तरह की धमकियां देने के बाद हिल्डा कोनी को लंदन में ले आई। कोनी का हवा पानी चेंज हुआ तो कोनी वाकई में थोड़ा बेहतर फील करने लगी। मिकेलीस को जब पता चला कि कोनी लंदन में आई हुई है तो वो भी लंदन में आ गया और उसने वहां आके कोनी को एक दफ़ा फिर से उसके साथ इटली आकर रहने की दावत दी। लेकिन कोनी ने मिकेलीस की ये ऑफ़र रिफ्यूज़ कर दी और फिर हिल्डा कोनी को छोड़ने के लिए वापस रग्बी हॉल आ गई। यहाँ आके हिल्डा ने फिर से पहला काम यही किया कि सीधा क्लिफर्ड के पास गई और उसको दोबारा से यही धमकी दी कि अपने लिए किसी और मेड का बंदोबस्त करो, जिस पर क्लिफर्ड ने बताया कि उसने ये बंदोबस्त ऑलरेडी कर लिया है और अब से उसका ध्यान टैवरशल विलेज की एक काफ़ी ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड नर्स मिसेस बोल्टन रखेंगी। 47 साला मिसेस बोल्टन एक बेवा औरत थी जिसका हस्बैंड क्लिफर्ड के वालिद सर जेफरी की उसी कोल माइन में काम करता था और 22 साल पहले उसी माइन में एक हादसा होने की वजह से वहां पे उसकी डेथ हो गई थी। मिसेस बोल्टन एक काफ़ी अच्छी नर्स साबित हुई और उन्होंने अच्छे से क्लिफर्ड का ख्याल रखना शुरू कर दिया। क्लिफर्ड के सारे काम यानी कि उसको बेड पे लेटाना, उसकी शेव करना वगैरह वगैरह, मतलब सारे ही काम अब मिसेस बोल्टन ही किया करती थी और कोनी आहिस्ता आहिस्ता इन जिम्मेदारियों से बरी होने लगी। अब कोनी क्लिफर्ड के इस तरह के कोई भी काम नहीं किया करती थी और सिर्फ क्लिफर्ड की टाइपराइटर के तौर पर उसके काम आती थी, क्योंकि ये स्किल मिसेस बोल्टन के पास नहीं थी। बहरहाल इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों से जब कोनी की जान छूटी तो कोनी की फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगी। एक दिन कोनी जंगल में थोड़ा सा टहलते टहलते आगे निकल गई तो उसको एक जगह से कुछ आवाज़ सुनाई थी। उसने आवाज़ का पीछा किया तो उसको क्या देखने को मिला कि वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी है जहाँ पे मेलर्स ने उन फीजर्स को पाला हुआ है जिनका क्लिफर्ड शिकार करता है। कोनी को वो परिंदे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। उसने मेलर्स से पूछा कि क्या मैं इस झोपड़ी के अंदर चली जाऊँ, तो मेलर्स ने भी इजाज़त दे दी। कैसे ना देता, आखिर उसकी मालकिन थी ये। तो यहाँ पर कोनी ने जब उन परिंदों के साथ टाइम स्पेंड किया तो उसको काफ़ी अच्छा लगा और उसने सोचा कि कभी कभी इधर आ जाना चाहिए, इतने प्यारे परिंदे हैं वहाँ जो मैं उधर अकेली बोर होती रहती हूँ तो इनके साथ थोड़ा सा टाइम पास कर लिया करूँगी। तो ये सोच कर कोनी ने मेलर्स से इस झोंपड़ी की चाबी मांगी और उससे पूछा कि अगर तुम्हारे पास इस झोंपड़ी की कोई एक्स्ट्रा चाबी है तो प्लीज़ मुझे दे दो, मैं कभी कभी यहाँ आ जाया करूँगी। मेलर्स, जिसको कोनी की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा खटक रही थी, उसने बहुत ही रूखे अंदाज के साथ कोनी को बोला कि मेरे पास इसकी एक्स्ट्रा चाबी नहीं है। उसके अंदाज से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उसको कोनी का वहाँ पे आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब अगले दिन मौसम ख़राब था लेकिन कोनी फिर भी हट की तरफ चल पड़ी, उसी झोंपड़ी की तरफ जिसमें मेलर्स ने उन परिंदों को पाल रखा था। अब रास्ते में ही कोनी को बारिश शुरू हो गई और जब वो वहाँ उस हट पर पहुँची तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और उसे ताला लगा हुआ था।
उसे बाहर थोड़ी देर वेट करना पड़ा और आखिरकार जब मेलर्स वहाँ पर आया तो मेलर्स ने जब ये देखा कि उसकी मालकिन बारिश में बाहर खड़ी उसका वेट कर रही है तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और अफसोस भी हुआ। सो उसने अपनी की निकाल के कोनी को दे दी कि आप ये रख लो, आपका जब दिल करे आप यहाँ आ जाया करना, मैं अपने लिए किसी दूसरी चाबी का बंदोबस्त कर लूँगा। अब जब कोनी को उस हट की चाबी मिल गई तो कोनी ने अक्सर इस हट में आना जाना शुरू कर दिया। कभी मिलर्स भी वहाँ पे मौजूद होता और कभी तो वो अकेली ही आती और अकेले ही वापस भी चली जाती। इधर वक्त गुजरने के साथ साथ कोनी के दिल में क्लिफर्ड के लिए जो हल्के फुल्के जज्बात थे भी वो भी वैनिश्ड होते जा रहे थे और क्लिफर्ड जो कि कोनी के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच था उसको मिसेस बोल्टन ने मुकम्मल तौर पर संभाल लिया था। और इवन अब तो मिसेस बोल्टन ने टाइपिंग करना भी सीखना शुरू कर दिया था ताकि ये जो आखिरी क्लिफर्ड का काम है जो कि कोनी करती है ये भी मैं ही करना शुरू कर दूँ। क्लिफर्ड की भी मिसेस बोल्टन के साथ काफ़ी अच्छी बनने लग गई थी और वो क्योंकि ज़्यादातर टाइम मिसेस बोल्टन के साथ ही स्पेंड करता था तो अपने सारे जज्बात, अपनी सारी फीलिंग और अपनी सारी ही बातें वो मिसेस बोल्टन के साथ शेयर भी करता था। मिसेस बोल्टन ने क्लिफर्ड का ध्यान आहिस्ता आहिस्ता उसकी टैवर्शल माइन की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया और वो अक्सर क्लिफर्ड के साथ इसी कोल माइनिंग के टॉपिक पर ही बात किया करती। मिसेस बोल्टन ने क्लिफर्ड को बताया कि आपकी टैवर्शल माइन में इतनी ज़्यादा हैवी मशीनरी भी नहीं है और लोग ज़्यादातर काम अपने हाथों से ही करते हैं, लेकिन इसके बरक्स साथ वाले विलेज स्टैक्स गेट में जो एक कोल माइनिंग है वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी हैवी मशीनरी लगा दी है जिसकी वजह से हमारे मजदूर भी हमारी कोल माइनिंग को छोड़कर उस साथ वाले विलेज की माइनिंग में जा रहे हैं। अब ये सारी बातें सुन के और इतना ज़्यादा माइनिंग के बारे में और उन कॉलियर्स यानी उन मजदूरों के बारे में बातें सुन के क्लिफर्ड का भी ध्यान आहिस्ता आहिस्ता माइनिंग की तरफ बढ़ने लगा और उसको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि आखिरकार उसने अपनी यूनिवर्सिटी में स्टडी भी तो इसी टॉपिक पर की हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जब क्लिफर्ड को रियलाइज़ हुआ कि राइटिंग से ज़्यादा पैसा कोल माइनिंग के बिज़नेस में है और इसी माइन की वजह से हमारा ख़ानदान इतना ज़्यादा अमीर भी रहा है, सो मैं इस तरह की बेवकूफ़ी क्यों कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ख़जाना मौजूद है लेकिन मैं उसको छोड़कर राइटिंग में अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब उसने सोची तो उसका भी ध्यान अब राइटिंग से हट के माइनिंग के बिज़नेस की तरफ बढ़ने लगा। क्लिफर्ड का अब मूड ये हो रहा था कि वो एक राइटर की ये डिबेट्स वाली ज़िंदगी से निकलकर एक रियल बॉस वाली ज़िंदगी गुजारे और इन लोगों पर हुकूमत करे। इधर कोनी को क्लिफर्ड के साथ साथ इस घर की हर चीज़ से कोफत महसूस होने लग गई थी। इवन वो अब मिकलीस के लेटर्स का भी रिप्लाई नहीं करती थी और उसको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। कोनी का दिल अब सिर्फ एक ही काम में लगता था और वो था उन परिंदों यानी फीजेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। कोनी उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी और उन परिंदों ने जब अंडे देना शुरू किए तो कोनी का ध्यान एक दफ़ा फिर से अपने बच्चे की तरफ गया कि अगर मेरा भी कोई बच्चा होता तो मैं उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती और मेरी लाइफ शायद इस तरह की बोरिंग ना गुजर रही होती। एक दिन जब कोनी हट पे आई तो उसने क्या देखा कि कुछ अंडों में से बच्चे निकल चुके हैं। कोनी को उन बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आया, लेकिन कोनी ने जब उन बेबी बर्ड्स को उठाने की कोशिश की तो उनकी माँ ने कोनी पर अटैक किया और कोनी को अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने दिया। मेलर्स कोनी के पास आया और मेलर्स ने उसको उन बच्चों को आराम के साथ होल्ड करने का तरीका बताया, जिसके बाद कोनी ने जब उस बेबी बर्ड को हाथ में लिया तो उसे अपनी ज़िंदगी पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस सा हुआ और वो रोने लग गई। कोनी को ऐसे रोता देखकर मेलर्स ने उसको चुप कराने की कोशिश की तो कोनी मेलर्स के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से आहें भर भर के रोने लगी, जिस पर मेलर्स उसको हट के अंदर ले गया और वहाँ पर उसको ज़मीन पर बिठा दिया। दोनों जब इतने ज़्यादा एक दूसरे के करीब हुए तो मेलर्स भी समझ गया कि अब कोनी क्या चाहती है, तो मेलर्स ने भी तकदीर के आगे हाथ खड़े कर दिए और अपने इमोशंस को फॉलो करते हुए कोनी के साथ सेक्स करने लगा। उनका सेक्स ज़्यादा लंबा नहीं चला और थोड़ी ही देर में जब मेलर्स को ऑर्गेज़म हो गया तो मेलर्स उठकर दोबारा से कपड़े पहनने लगा। अब हालांकि कोनी को ऑर्गेज़म नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कोनी को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके दिमाग से कोई बहुत ही बड़ा बोझ हट गया हो। कोनी ने जब मेलर्स के चेहरे पर परेशानी देखी तो उससे वजह पूछी, जिस पर मेलर्स ने उसको जवाब दिया कि मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन है कि अगर क्लिफर्ड को पता चल गया तो क्या होगा। कोनी ने उससे अगले दिन दोबारा से मिलने का वादा किया और फिर कोनी घर चली गई।
अब अगले दिन कोनी दोबारा से हट पे जाती है और वहाँ पे मेलर्स उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, लोग कितनी बातें करेंगे कि एक नोबल लेडी एक गरीब से मजदूर के साथ सेक्स करती हुई पकड़ी गई। जिस पर कोनी उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारे स्टेटस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो थोड़ी और रोमांटिक बातें करते हैं और इसके बाद वो फिर से सेक्स करती हैं, लेकिन इस बार भी मेलर्स को जल्दी ही ऑर्गेज़म हो जाता है। बहरहाल सेक्स के बाद मेलर्स उसके साथ फिर से कुछ रोमांटिक बातें करता है, जिससे कोनी को रियलाइज़ होता है कि मैं तो इससे प्यार नहीं करती, लेकिन शायद ये मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही अटैच होता जा रहा है। तो अगले कुछ दिन तक वो हट पर नहीं जाती। एक दिन जब उसका बाहर घूमने का कुछ ज़्यादा ही मूड होता है तो वो साथ वाले गांव में क्लिफर्ड के एक दूर के रिश्तेदार लेस्ली विंटर से मिलने जाती है, जो कि इस नोवेल का एक छोटा सा माइनर सा ही कैरेक्टर है और क्लिफर्ड का दूर का रिश्तेदार है। लेस्ली विंटर एक बुजुर्ग सा बंदा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद वगैरह नहीं है तो उसके मरने के बाद उसकी जितनी भी जायदाद है वो सारी क्लिफर्ड को ही मिलने वाली थी। बहरहाल कुछ दिन फिर से घर में गुजारने के बाद जब वो फिर से बहुत ज़्यादा बोर होती है तो वो साथ वाले गांव टेवरशल में जाती है। तो वहाँ उसकी मुलाकात क्लिफर्ड के एक किराएदार मिसेस फ्लिंट से होती है। मिसेस फ्लिंट का एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बेबी बॉय, जो कि कोनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके साथ कोनी कुछ टाइम स्पेंड करती है और फिर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है। वापस जाते हुए वो मिसेस फ्लिंट के बेबी के बारे में सोच रही होती है और मिसेस फ्लिंट के साथ थोड़ी सी जेलसी भी फील कर रही होती है और सोचती है कि काश मेरा भी ऐसा ही छोटा सा बेबी होता। और इसी सोचों में गुम जब वो आगे जा रही होती है तो रास्ते में उसे मेलर्स मिल जाता है। मेलर्स उसे वहीं रोक लेता है और वहीं पर कोनी के साथ किसिंग वगैरह शुरू कर देता है। अब क्योंकि सुनसान रास्ता था और दूर दूर तक था भी कोई नहीं, सो मेलर्स का वहीं पे मूड बन जाता है और मेलर्स उसको वहीं ज़मीन पर लिटाकर उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करने लग जाता है। हालांकि कोनी मेंटली ये नहीं चाहती कि वो यहीं पर रास्ते में ही मेलर्स के साथ सेक्स करे, लेकिन फिर भी वो मेलर्स को स्टॉप नहीं करती और मेलर्स को ऐसा करने देती है। इस बार एक अजीब सा करिश्मा ये होता है कि सेक्स करते हुए दोनों को एक साथ ऑर्गेज़म होता है। कोनी को एक बहुत ही अजीब सी मशहूर कुन खुशी का एहसास होता है और जब वो इस बारे में मेलर्स को बताती है तो मेलर्स उसको बोलता है कि दोनों पार्टनर्स का एक साथ ऑर्गेज़म होना एक बहुत ही रेयर इवेंट होता है और ये कुछ ही लोगों को नसीब होता है। बहरहाल इस मीटिंग और इस सेक्स के बाद कोनी ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना बच्चा मेलर्स के साथ पैदा करेगी। घर जाकर कोनी क्लिफर्ड से सिर्फ और सिर्फ मिसेस फ्लिंट और उस बेबी के बारे में बात करती है और एक दफ़ा फिर से क्लिफर्ड से श्योर कराती है कि मैं अगर किसी के साथ बच्चा पैदा करूं तो तुम्हें वाकई में कोई एतराज़ नहीं है ना। तो क्लिफर्ड उसको जवाब देता है कि हाँ, तब तक नहीं जब तक तुम उस बच्चे के प्यार में मुझसे दूर होने की फरमाइश ना कर दो। उस रात मेलर्स को बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मेलर्स अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ही सोचता रहा कि किस तरह उसने आर्मी ज्वाइन की, वहाँ इंडिया में जंगें लड़ी, जंगें जीती और फिर किस तरह वो आर्मी में एक अच्छे रैंक तक पहुँचा और फिर किस तरह से उसकी वाइफ बर्था काउट्स ने उसको धोखा दिया और अब इतने सालों से उसने अपनी वाइफ बर्था काउट्स की शक्ल तक नहीं देखी है, हालांकि वो साथ ही वाले गाँव में सिर्फ 3 मील के फासले पर रहती है। मेलर्स को अंदाज़ा था कि कोनी के साथ ज़्यादा मिलना जुलना और उसके साथ उसकी ये मोहब्बत की पींगे ज़्यादा परवान नहीं चढ़ेंगी और इन दोनों में आपस में जितनी ज़्यादा अटैचमेंट भी हो जाए उन दोनों की शादी इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी वो ख़ुद को कोनी के बारे में सोचने से नहीं रोक पाया। जब उसे कोनी की याद ने बहुत ज़्यादा सताया तो वो आधी रात को उठकर क्लिफर्ड के घर के बाहर आके खड़ा हो गया। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और मेलर्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस घर में कोनी का रूम कौन सा है। ना तो मेलर्स को कोनी के रूम का अंदाज़ा था और ना ही मेलर्स को इस बात का अंदाज़ा था कि मिसेस बोल्टन जाग रही हैं और वो अपनी खिड़की से मेलर्स को इधर उधर टहलता हुआ और इस घर की तरफ देखता हुआ देख रही हैं। अब मिसेस बोल्टन को कोनी के बिहेवियर पर थोड़ा बहुत शक तो पहले से ही था और मेलर्स को इस तरह से घर के बाहर आधी रात को घूमते देखकर मिसेस बोल्टन को मेलर्स पे शक हो गया कि शायद ये मेलर्स ही है जिसके साथ कोनी सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रही है। अगले दिन मिसेस बोल्टन के साथ इस घर के स्टोर रूम की थोड़ी सी सफाई करते हुए जब कोनी के सामने एक क्रेडल यानी बच्चों का झूला आता है तो वो जानबूझकर अपनी बातों का टॉपिक बच्चों की तरफ लेके जाती है और मिसेस बोल्टन को बताती है कि हो सकता है बहुत ही जल्द मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं। एज शी एक्सपेक्टेड मिसेस बोल्टन उसके जवाब में उससे पूछती है
कि ये कैसे मुमकिन है। तो कोनी उसको बताती है कि क्लिफर्ड की टांगे भले ही काम नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बाकी भी कुछ काम नहीं करता। और तो और जितनी तेज़ी के साथ क्लिफर्ड रिकवर कर रहा है, इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि मैं बहुत ही जल्द प्रेग्नेंट हो जाऊं। अब मिसेस बोल्टन को दाल में कुछ काला तो पहले से ही लग रहा था, सो मिसेस बोल्टन का शक फिर से बढ़ गया कि शायद वाकई में कोनी किसी के साथ चक्कर चला रही है और वो शायद मेलर्स ही है। लेकिन क्योंकि मिसेस बोल्टन के पास कोई इस किस्म का सबूत तो था नहीं, सो मिसेस बोल्टन अपने इन ख्यालात को इग्नोर करते हुए गांव की बाकी औरतों के सामने भी ये बात कर देती हैं, जिसके बाद गांव में रूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं कि क्लिफर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है और वो बहुत ही जल्द चैटरले खानदान को अपना एक वारिस देने वाला है। कुछ दिनों के बाद कोनी क्लिफर्ड को बताती है कि मुझे बाबा का लेटर आया है जिसमें उन्होंने मुझे वीनस की ट्रिप पर बुलाया है। ये 3 हफ्ते की ट्रिप होगी और मैं और मेरी बड़ी बहन हिल्डा दोनों उनके साथ जाएंगी। आपको भी चैटरले ख़ानदान का एक वारिस चाहिए था, सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहीं वीनस में ही किसी नोबल जेंटलमैन के साथ अपना छोटा मोटा सा अफेयर चला लूँ ताकि आपको चैटरले ख़ानदान का वारिस भी मिल जाए। क्लिफर्ड ये बातें सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कोनी के साथ अपने इन खदशात का इजहार करता है कि ये ना हो कि तुम वहाँ पर अपने अफेयर में ज़्यादा सीरियस हो जाओ और मेरे पास वापस ही ना आओ। जिस पर कोनी क्लिफर्ड को यकीन दिलाती है कि ऐसा नहीं होगा। मैंने जिस शख्स के साथ भी अफेयर चलाया उसे सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए ही यूज़ करूँगी और उसके बाद सीधा आपके पास ही आऊँगी। सो यूं कोनी क्लिफर्ड को तसल्ली तो दे देती है, लेकिन उसका प्लान ये है कि वो मेलर्स के साथ अपना बच्चा पैदा करेगी, यानी कि मेलर्स के साथ सेक्स करने के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके बाद वो वीनस में जाएगी और वहाँ पे घूमने के बाद वापस आकर क्लिफर्ड को ये बोलेगी कि वहाँ मैंने किसी नोबल जेंटलमैन के साथ अफेयर रखा है और चैटरले ख़ानदान को अब ये जो वारिस मिलने वाला है ये किसी ऊंचे ख़ानदान का चश्मो चराग है, ना कि एक गेम कीपर का बेटा। अगले दिन कोनी जब मेलर्स से मिलने के लिए हट पर जाती है तो वहाँ पर मेलर्स मौजूद नहीं होता। सो कोनी सीधा मेलर्स के घर यानी उसके कॉटेज पर चली जाती है और वहाँ जाके उससे थोड़ी बातें करने के बाद उसको अपने प्लान के बारे में बताती है कि मैं 3 हफ्ते के लिए वीनस जाने लगी हूँ और किस तरह से मेरा प्लान ये है कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में लेकर वीनस जाऊँ और फिर वापस आने के बाद मैं क्लिफर्ड को ये बताऊँ कि ये किसी नोबल जेंटलमैन का बेटा है, ताकि ना तो मेरी इज़्ज़त क्लिफर्ड की नज़रों में कम हो और ना ही चैटरले ख़ानदान की इज़्ज़त को कोई दाग लगे। अब मेलर्स, जिसका मूड कोनी के इस तरह से अचानक उसके घर आ जाने पर पहले से ही थोड़ा सा ऑफ था, उसे कोनी के इस प्लान के बारे में सुनकर और गुस्सा आ जाता है और वो कोनी को बोलता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। तुम सारे के सारे अमीर लोग होते ही ऐसे हो, लेकिन फिर भी कौन सा कोई नई बात है। पहले भी मैं ऐसे ही इस्तेमाल किया गया था, अब मैं फिर से इस्तेमाल किया गया हूँ। कोनी मेलर्स की इन बातों का बुरा मानने की बजाय उसको यकीन दिलाती है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है और मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना भी पसंद है। इन सब बातों के बाद आखिरकार जब मेलर्स का मूड दोबारा से ठीक होता है तो वो उसको अच्छे से गुड बाय बोलती है और घर आ जाती है। शाम को जब वो दोबारा से हट पर जाती है मेलर्स से मिलने के लिए तो इस बार मेलर्स वहीं पर मौजूद होता है और मेलर्स, जिसने अपने घर में कोनी को टच तक नहीं किया था, जैसे ही कोनी को देखता है उसको अंदर जाने का इशारा करता है और फिर उसके पीछे पीछे अंदर आकर बगैर ज़्यादा बातचीत किए कोनी के साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि कोनी का तो अभी तक इतना मूड बना नहीं होता, इस वजह से उसको इस सेक्स के दौरान बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता और वो यही सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा सेक्स को इतना ज़्यादा एंजॉय कैसे कर रहा है। बहरहाल जब मेलर्स को ऑर्गेज़म हो जाता है, यानी कि वो डन हो जाता है, तो वो कोनी के ऊपर से हट जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो क्या देखता है कि कोनी रो रही है। मेलर्स को रियलाइज़ हो जाता है कि शायद सेक्स अच्छा नहीं था, इस वजह से वो रो रही है, तो वो उसको सॉरी भी बोलता है और फिर उसको अपनी बाहों में ले लेता है। कोनी उसको रोते रोते बोलती है कि मैं चाहती तो हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत बड़े बड़े मसाइल हायल हैं। मेलर्स कोनी को दिलासा देता है, उसे चुप कराता है और उसे किसेस करता है। ये किसेस आहिस्ता आहिस्ता दोनों का मूड फिर से बना देते हैं और दोनों एक मर्तबा फिर से सेक्स करने लग जाते हैं। इस बार कोनी भी प्रॉपर एंजॉय करती है और उसके तमाम बॉडी पार्ट्स को सेंशुअली टच करती है।
जब दोनों डन हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ लेटे हुए होते हैं तो थोड़ी देर तो उन दोनों में खामोशी रहती है। फिर कॉनी फर्स्ट टाइम मेलर्स के साथ अपने प्यार का इजहार करती है और उसको बोलती है कि मैंने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया, तुम भी बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। जिस पर मेलर्स उसको बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मेलर्स के दिमाग में यही चल रहा था कि इस प्यार का अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बहरहाल मेलर्स कॉनी को बोलता है कि वीनस जाने से पहले तुम कम से कम एक रात मेरे घर पर मेरे साथ गुजारो, इस तरह से थोड़ी देर का आना जाना नहीं, पूरी की पूरी रात। जिस पर कॉनी मान जाती है और बोलती है कि संडे की रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगी और वो पूरी की पूरी रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी। संडे की सुबह क्लिफर्ड और कॉनी दोनों हवा खाने के लिए बाहर निकलते हैं और बातों बातों में जब टॉपिक कोल माइनर्स की तरफ जाता है तो कॉनी क्लिफर्ड को बोलती है कि तुम्हें उन लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि उन लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा हो। लेकिन क्लिफर्ड इसके जवाब में कॉनी को बोलता है कि तुम औरतों जैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं होता, मैं उनका आका हूँ, मैं उनका मालिक हूँ और इनके दिल में मेरे लिए इज्जत और डर हमेशा रहेगा ही। जब कॉनी थोड़ा सा आर्ग्यू करती है तो क्लिफर्ड उसको ये कहते हुए चुप करा देता है कि ये लोग जानवरों की तरह हैं, तुम इन बातों को नहीं समझती, इसलिए तुम इस मामले में बहस ना करो। अब इसी असना में पास से मेलर्स गुजरता है और क्लिफर्ड को अपने घर आने की दावत देता है, जिस पर क्लिफर्ड और कॉनी दोनों बोलते हैं कि नहीं, हम वहाँ नहीं आएंगे। उसी वक्त क्लिफर्ड की व्हील चेयर एक जंप पर फंस जाती है और क्लिफर्ड बहुत जोर लगाता है लेकिन वो वहाँ से आगे नहीं जाती। कॉनी उसको बोलती है कि मेलर्स को हेल्प के लिए बुला लो, लेकिन क्लिफर्ड बोलता है कि इस चीज़ का आखिर काम ही क्या कि अगर इसको धक्का लगाना पड़े, इस पर इतने पैसे लगाए हैं तो इसको मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। अब क्लिफर्ड बहुत कोशिश करता है कि उसको उनकी हेल्प ना लेनी पड़े और वो खुद ही व्हील चेयर को वहाँ से निकाल ले, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकाल पाता और आखिरकार जब उसकी मोटर जवाब दे जाती है तो वो मजबूरन मेलर्स को हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन बड़े ही तकब्बुर और गुरूर वाले अंदाज में। मेलर्स आगे मोटर ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे मोटर ठीक नहीं होती, सो मजबूरन मेलर्स व्हीलचेयर को धक्का लगा के वहां से निकालता है और वैसे ही व्हीलचेयर को धक्का लगाते हुए क्लिफर्ड को घर तक छोड़ने जाता है। रास्ते में एक चढ़ाई पर जब कॉनी ये नोटिस करती है कि मेलर्स को कितना जोर लगाना पड़ रहा है व्हीलचेयर को धक्का लगाते हुए, तो गुस्से के साथ वो भी आगे आ जाती है और मेलर्स के साथ मिलकर क्लिफर्ड की व्हीलचेयर को धक्का लगाने लग जाती है। कॉनी सोचती है कि क्लिफर्ड जो कि अभी मेलर्स को एक एनिमल के साथ तशबीह दे रहा था, अब इसी के रहमो करम पे है। उसको मेलर्स पे काफ़ी ज़्यादा प्यार आता है और वो व्हीलचेयर को धक्का लगाते लगाते मेलर्स का हाथ पकड़ लेती है, बगैर इस डर के कि उसको कोई देख लेगा। घर जाकर वो क्लिफर्ड के साथ थोड़ा सा लड़ाई भी करती है कि तुम आखिर गरीब लोगों के साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हो, और यहाँ पर भी उसे डिसअपॉइंट ही होना पड़ता है क्योंकि क्लिफर्ड तकब्बुर में उसे जवाब देता है कि मैं मेलर्स को पे करता हूँ, वो मुझसे तनख्वाह लेता है, सो मैं उसे जो भी काम कहूँगा उसको वो करना पड़ेगा। जब रात होती है और क्लिफर्ड और मिसेस बेल्टन आपस में ताश यानी पत्ते खेल रहे होते हैं तो कॉनी चुपके से घर से निकल जाती है क्योंकि उसने मेलर्स के साथ वादा किया हुआ था कि वो संडे की पूरी रात मेलर्स के साथ उसके घर पर गुजारेगी। जब कॉनी गेट के बाहर निकलती है तो मेलर्स उसे रास्ते में ही खड़ा मिलता है जो कि उसका वेट करना होता है। वो दोनों साथ ही में मेलर्स के घर जाते हैं और मेलर्स के घर के अंदर जाकर जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो कॉनी की नज़र दीवार पर लटकी हुई एक पिक्चर पर पड़ती है जो कि मेलर्स और उसकी वाइफ बर्था की थी। कॉनी मेलर्स को बोलती है कि तुमने अभी तक ये पिक्चर इधर क्यों लटकाई हुई है, क्या तुम बर्था से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या अभी भी उससे प्यार करते हो। जिस पर मेलर्स उसको बोलता है कि वो बर्था से प्यार तो करता था लेकिन अब उसके दिल में बर्था के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, फिर ये पिक्चर उतार के जला क्यों नहीं देते। मेलर्स कहता है कि आइडिया अच्छा है और फिर मेलर्स उस पिक्चर को उतारता है और उसे फ्रेम में से बाहर निकालने लगता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो कॉनी मेलर्स को बोलती है कि तुम बर्था से डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि इस वक्त तुम बर्था के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए हो, सो वो तुम पर किसी भी टाइम लीगल क्लेम कर सकती है और तुम्हारी जो भी जितनी भी कोई प्रॉपर्टी है तुमसे उसमें से हिस्सा मांग सकती है। सो इस दर्द सर को तुम पूरी तरह से ख़त्म क्यों नहीं कर देते। कॉनी की इन बातों पर मेलर्स डाइवोर्स के लिए मान जाता है और उस पिक्चर को आग में फेंक देता है। जब वो दोनों बिस्तर पर लेटकर मजीद बातें शुरू करते हैं तो कॉनी के पूछने पर मेलर्स उसको अपने पास्ट के अफेयर्स के बारे में बताता है। मेलर्स बोलता है
कि जब मैं क्लर्क था तो उस वक्त मेरा 2 लड़कियों के साथ अफेयर हुआ था। सबसे पहला मेरा अफेयर मेरे स्कूल मास्टर की बेटी के साथ हुआ था, लेकिन उसे मैंने ही छोड़ दिया था क्योंकि वो फिजिकल लव पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी और उसे सिर्फ और सिर्फ रूहानी प्यार चाहिए था। उसके बाद मेरा अगला अफेयर जिस लड़की के साथ हुआ वो हालांकि एज में मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो फोर प्ले को तो पसंद करती है, यानी किसिंग वगैरह और टचेस वगैरह, लेकिन रियल सेक्स उसे भी पसंद नहीं था। जब बात रियल सेक्स पे आती थी तो वो पीछे हट जाती थी, सो मैंने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने अपने बाप का ये लोहार वाला काम संभाला तो तब मेरी कुर्बत बर्था के साथ बढ़ने लगी, जो कि मेरी दूर की एक रिश्तेदार है। उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल थी और उसकी बातों से साफ लगता था कि वो सेक्स डेविएंट नहीं है, बल्कि वो सेक्स जैसी चीज़ों को सपोर्ट करती है। सो मेरा उसके साथ प्यार बढ़ने लगा और हमने शादी कर ली। और जैसा कि हम दोनों को अपनी बातों से एहसास हो गया था कि हम दोनों ही सेक्स लवर्स हैं, तो हुआ भी ऐसा ही। बर्ता के साथ कुछ अरसा मेरा बहुत ही अच्छे से गुजरा, लेकिन उस औरत का माइंडसेट कुछ ऐसा है कि वो बस मुझे प्रेस करके रखना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने सेक्स में कमी कर दी क्योंकि उससे मेरी खुशी नहीं देखी जाती थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि मैं इतने जोश के साथ क्यों सेक्स करता हूँ और मैं इस चीज़ को इतना लाइक क्यों करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो भी सेक्स से दूर भागने लगी, जिसकी वजह से हम में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। और इवन जब हम सेक्स करते भी तब भी वो अपना माइंड मेरी तरफ नहीं रखती और सेक्स को एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करती। और जब मुझे ऑर्गेज़म हो जाता तो उसके बाद वो मेरे स्टिल इरेक्टेड पीनिस को ऐसे यूज़ करती जैसे ये उसका कोई खिलौना है। सो आखिर इन चीज़ों से तंग आकर हमने अलग-अलग सोना शुरू कर दिया। और हमारी बच्ची के पैदा होने के बाद जब मैं जंग पे गया तो वहीं पर कुछ अरसे बाद मुझ तक खबर पहुंची कि बर्था एक और बंदे के साथ स्टैक्स गेट में शिफ्ट हो गई है, बगैर अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल किए। इस सब के बाद मेलर्स कोनी को बोलता है कि बर्था फिर भी उन 2 औरतों से बेहतर थी जो मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहती थी। मुझे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है जो सेक्स को बुरा तस्वुर करती हैं और उससे भागती हैं। और तो और तुम भी उन सब से कुछ ज़्यादा अलग नहीं हो। मुझे साफ सुथरी समझ में आती है कि तुमने अभी तक मेंटली तौर पर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, चाहे अपने ऊंचे स्टेटस की वजह से या जिस भी रीज़न की वजह से। लेकिन 1-2 बार के अलावा मैंने कभी भी ये नोटिस नहीं किया कि तुम मेरे साथ सेक्स को एंजॉय कर रही हो। अब मेलर्स की इस बात पर कोनी उसके साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करती है, दोनों में थोड़ी सी तकरार होती है और मेलर्स उसको गुस्से में बोल देता है कि जाओ वापस घर चली जाओ। मेलर्स का ये बोलना था कि कोनी रोने लग जाती है और पिछली बार की तरह वो दोबारा से कोनी को चुप कराता है और फिर चुप कराते कराते फिर से दोनों का मूड बन जाता है। दोनों अच्छे से सेक्स करते हैं और फिर एक पुरसुकून नींद सो जाते हैं। सुबह जब दोनों उठते हैं तो कोनी पहली दफ़ा मेलर्स की पूरी बॉडी को इतने गौर से देखती है। वो मेलर्स को बताती है कि जब मैंने पहली दफ़ा तुम्हें देखा था तो तुम शर्टलेस होकर अपने कॉटेज के बाहर नहा रहे थे। तुम्हारी बॉडी उस वक्त जितनी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी अभी भी उतनी ही ज़्यादा सेक्सी है। उस वक्त मेरा बहुत दिल किया था कि मैं तुम्हारी बॉडी को टच करूं, लेकिन उस वक्त तो मैंने नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को ज़रूर टच करूंगी। इसके बाद वो मेलर्स के प्राइवेट पार्ट की थोड़ी सी तारीफ़ें करती है, जिसके बाद मेलर्स कोनी को बोलता है कि हम इन दोनों का अलग से नाम रख लेते हैं। मेरे प्राइवेट पार्ट का नाम जॉन थॉमस होगा और तुम्हारे प्राइवेट पार्ट का नाम लेडी जेन है। अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में हल्के फुल्के से जोक्स करते हैं और उसके बाद एक दफ़ा फिर से सेक्स करते हैं। अब सेक्स के बाद कोनी जब दोबारा से उसकी बॉडी पर नज़र दौड़ाती है तो मेलर्स का प्राइवेट पार्ट यानी पीनिस, जो कि थोड़ी देर पहले इतना सख्त और हार्ड था, अब बिल्कुल ढीला ढाला हो चुका था। सो कोनी उसके पीनिस को पकड़ती है और मेलर्स को बड़े ही प्यार से बोलती है कि ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये मेरा भी है। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि ये नावल D.H. लॉरेंस ने लिखा है और यही सारे सीन्स इस नावल के हैं जिसकी वजह से उसको पोर्नोग्राफर का ताना तक दिया जाता रहा। बहरहाल स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। जब वो दोनों ये सब कर ही रहे होते हैं तो साथ वाले गांव स्टैक्स गेट की कोल माइन में से हॉर्न की आवाज़ आती है, जिसका मतलब था कि सुबह के 7 बज चुके हैं। मेलर्स उठ के कपड़े पहनने लग जाता है और कोनी उसको बोलती है कि अभी तो मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात गुजारी है, लेकिन मैं इसी तरह से पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। अब अंदर से दिल तो मेलर्स का भी यही था, लेकिन मेलर्स को पता था कि इसके साथ कमिटमेंट करने का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सो मेलर्स बस हाँ हूँ करके ही काम चला लेता है और कोनी के साथ कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं करता है इस बारे में। इसके बाद कोनी भी उठ के अपने कपड़े पहनती है और जाते हुए मेलर्स को एक दफ़ा फिर बोलती है कि मैं जल्दी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहने के लिए ज़रूर आऊँगी। अब कुछ दिन के बाद कोनी को हिल्डा का लेटर मौसूल होता है जिसमें हिल्डा उसे इन्फॉर्म करती है कि मैं 17 तारीख को तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। कोनी जब क्लिफर्ड के साथ ये बातें डिस्कस करती है कि हिल्डा 17 तारीख को आएगी और उसके बाद मैं वीनस के लिए निकलूंगी, तो क्लिफर्ड को एक दफ़ा फिर से एहसास होता है कि कहीं कोनी वहाँ जाके किसी सीरियस अफेयर में ना पड़ जाए। सो क्लिफर्ड कोनी से ये वादा लेता है कि तुम वापस मेरे पास ज़रूर आओगी। जब कॉनी मेलर्स से मिलती है तो वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जब कॉनी वीनस से वापस आएगी तो मेलर्स और कॉनी दोनों के दोनों किसी और कंट्री में जाके रहेंगे जहाँ पे ना तो इन दोनों के बीच में ये क्लास डिफरेंस होगा और ना ही कोई और परेशानी उन्हें तंग करेगी और वो वहाँ पे सुकून से रहेंगे। इसके बाद मेलर्स कोनी के साथ अपनी परेशानी का इजहार करता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ गुजारना तो चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी को लेके आना कुछ अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज़्यादा करप्ट होती जा रही है। तो क्या ऐसी दुनिया में एक बच्चा पैदा करना सही फ़ैसला होगा? जिस पर कॉनी मेलर्स को दिलासा देती है और उसको बोलती है कि ये मायूसी वाली बातें मत करो, हम इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहेंगे और हमारी फैमिली हमेशा खुश ही रहेगी। अब उन दोनों की ये बातें चल ही रही होती हैं कि बाहर बारिश शुरू हो जाती है। सो कोनी ये बातें छोड़कर अपना ड्रेस रिमूव करती है और बारिश में जाकर नहाने लग जाती है। कोनी को देखकर मेलर्स भी अपना ड्रेस रिमूव करता है और कोनी के साथ बारिश में नहाने लग जाता है और उसके बाद दोनों बारिश में ही बाहर ग्राउंड पर सेक्स करते हैं। जब वो वापस अंदर आकर आग के पास बैठते हैं तो मेलर्स एक दफ़ा फिर से कोनी की बॉडी को रोमांटिकली टच करना शुरू कर देता है। कोनी मेलर्स को बोलती है कि जब मैं वापस आऊँगी तो मैं भी क्लिफर्ड से डाइवोर्स ले लूँगी और फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर कोनी मेलर्स से उसकी डाइवोर्स के बारे में पूछती है तो मेलर्स उसको बताता है कि मेरे वकील ने मुझे बोला है कि बर्था ये डाइवोर्स नहीं चाहती और उसकी नज़र मेरी पेंशन पर है। सो वकील का कहना है कि अगर मुझे ये डाइवोर्स का प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट करना है तो उसके लिए उसे कुछ महीने लगेंगे और तब तक मुझे किसी भी स्कैंडल से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बनने वाले किसी भी किस्म के स्कैंडल को बर्था मेरे खिलाफ यूज़ कर सकती है। इसके बाद दोनों इस बात पर एग्री करते हैं कि जब तक उनके प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाते वो इतना ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं करेंगे और जिस सुबह कोनी ने वीनस के लिए निकलना होगा उससे पिछली रात वो पूरी रात मेलर्स के साथ बिताएगी। इसके बाद दोनों एक मर्तबा फिर से एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को लेडी जेन और जॉन थॉमस कहकर एक दूसरे के साथ जोक्स करते हैं और उसके बाद कपड़े पहनकर मेलर्स कोनी को उसके घर के पास तक छोड़ने के लिए उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में ही उन दोनों को मिसेस बोल्टन मिल जाती हैं जिनको क्लिफर्ड ने भेजा था ये देखने के लिए कि आखिर कोनी कहाँ रह गई है। दोनों को ऐसे साथ देखकर मिसेस बोल्टन को यकीन तो हो गया कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है, लेकिन मिसेस बोल्टन फिर भी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोली और मेलर्स मिसेस बोल्टन के साथ ग्रीटिंग करके वहाँ से चला गया। जब कॉनी घर पहुंचती है तो क्लिफर्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थी, तो कॉनी गुस्सा कर जाती है कि मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ कि तुम मेरे पीछे इस तरह से लोगों को भेजोगे। जिस पर क्लिफर्ड उसे बोलता है कि पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम शायद बारिश में अटक गई हो कहीं पे, लेकिन जब बारिश ख़त्म होने के भी काफ़ी टाइम बाद तक तुम वापस नहीं आई तब मैंने मिसेस बोल्टन को भेजा। इस पर कोनी को गुस्सा आ जाता है और वो क्लिफर्ड को बोलती है कि मैं हट पर थी और बारिश में नहा रही थी नंगी होकर। क्लिफर्ड कहता है कि तुम्हें इस तरह का एक्ट नहीं करना चाहिए था, मेलर्स भी वहाँ पे आता जाता रहता है और अगर वो तुम्हें देख लेता तो। इस पर कॉनी फिर से एक दफ़ा गुस्से के साथ क्लिफर्ड को ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है कि हो सकता है उसने मुझे इस तरह से नंगा देखा भी हो। आखिर जब हिल्डा कोनी को लेने के लिए आती है तो सबसे पहले तो कोनी उसको बताती है कि जिस लवर के बारे में मैंने तुम्हें लेटर्स में लिखा था मैंने उसके साथ वादा किया हुआ है कि आज की रात मैं उसके साथ गुजारूंगी। हिल्डा जो कि क्लिफर्ड से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी और इस बात से खुश थी कि उसकी बहन ने भले ही एक नाजायज़ रिलेशन रखा हुआ है लेकिन एटलीस्ट वो अब अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा कर रही है और वो अब खुश है। मगर हिल्डा अभी तक ये समझ रही थी कि कोनी ने अपने लेवल के ही किसी बंदे के साथ अपना ये रिलेशन रखा हुआ है और जब हिल्डा को पता चला कि उसकी बहन ने अपने नौकर के साथ रिलेशन रखा हुआ है
तो वो कोनी को काफ़ी नाराज़ हुई कि तुम अपने आप को इतने लो लेवल तक क्यों लेके गई हो। बहरहाल आखिर थी तो बहन ही वो, सो कोनी के साथ कुछ बहस करने के बाद आखिरकार वो अपनी छोटी बहन की मदद करने के लिए मान गई। जब वो दोनों क्लिफर्ड को गुड बाय बोल कर वहाँ से निकलती हैं तो हिल्डा, जिसको इससे पहले तक क्लिफर्ड से नफरत थी, अब उसको क्लिफर्ड पर तरस आ रहा था और उसे लगता था कि कोनी को अपनी मैरिज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसने मोहब्बत की शादी की थी और अब अगर उसका हस्बैंड इस हालत में है तो कोनी को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बहरहाल दोनों वहाँ से निकलते हैं और मेलर्स के घर के पास ही के एक होटल में एक कमरा बुक करते हैं और उसके बाद हिल्डा कोनी को मेलर्स के कॉटेज पर छोड़ने के लिए चली जाती है। जब कोनी हिल्डा को मेलर्स के साथ मिलाती है तो हिल्डा मेलर्स के साथ काफ़ी हकारत से बात करती है। हिल्डा का इस हकारत के साथ बात करना मेलर्स को भी पसंद नहीं आता और मेलर्स कोनी को बोलता है कि तुम्हारी बहन को मेरी हर चीज़ में ही कोई ना कोई खामी नज़र आएगी, क्योंकि इसके दिमाग में ये अमीरी और गरीबी वाली सोच भरी पड़ी है। इस पर हिल्डा को भी गुस्सा आ जाता है और जब हिल्डा कोनी को डांटती है कि तुम्हें यही मिला था तो मेलर्स गुस्से के साथ उठता है और हिल्डा को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर कोनी के प्राइवेट पार्ट्स की तारीफ़ें करने लग जाता है कि उसे वो कितने ज़्यादा पसंद है और उसे कोनी के साथ सेक्स करते हुए कितना ज़्यादा मज़ा आता है। ये बातें सुनकर हिल्डा गुस्से से लाल पीली हो जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। कोनी मेलर्स के साथ अपनी बहन के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और उसके बाद दोनों अपनी कुछ और बातें करने के बाद आफ्टर ऑल एक बहुत ही सेंशुअल किस्म का सेक्स करते हैं, इस बार पहले से भी ज़्यादा रफ टाइप का सेक्स। अगली सुबह जब कोनी की आंख खुलती है तो मेलर्स उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। मेलर्स कोनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसे ब्रेकफास्ट खिलाता है और कोनी मेलर्स के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करने लग जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद कोनी एक बार फिर मेलर्स से वादा करती है कि वीनस से वापस आने के बाद हम अपने प्लान को परसू करेंगे और ज़रूर अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे। और फिर इस कॉलो करार के बाद जब हिल्डा उसे लेने के लिए आती है तो वो वहाँ से निकल पड़ती है। अब 1920s में प्लेन तो थे नहीं कि वो डायरेक्टली फ़्लाइट बुक करते और इटली के शहर वीनस पहुंच जाते। सो उनका रूट कुछ ऐसा था कि यहाँ से दोनों बहनें लंदन गई जहाँ पे उनके बाबा उनका वेट कर रहे थे और वहाँ से फिर फ्रांस से होते हुए वो इटली के शहर वीनिस में पहुँचे। इटली में एक पतली नोक वाली नाव बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक बोट जिसको गेंडोला बोलते हैं और उस नाव को चलाने वाले को गेंडोलियर बोलते हैं। सो वहाँ पे वीनिस में घूमने के लिए इनका जो एक गाइड था वो एक गेंडोलियर था जो इन दोनों बहनों को अपने गेंडोला पर इधर उधर घुमाता और नई नई जगह दिखाता था। अब हिल्डा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, कभी किस लड़के के साथ फ्री हो रही है तो कभी किस लड़के के साथ घूम रही है, लेकिन कोनी वहाँ पर भी टेंशन में ही थी और वो वहाँ पर भी मेलर्स के बारे में ही सोचती रहती। तो उनके इस गाइड को, जिसका नाम जिवानी है, ये गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों अपर क्लास लेडीज शायद सेक्स की प्यासी हैं और ये उसे अपने साथ सेक्स के लिए हायर करना चाहती हैं। सो वो अपने एक फ्रेंड डैनियले को भी सुहाने ख्वाब दिखाकर कोनी और हिल्डा के साथ मिलाता है ताकि ये दोनों लेडीज इन दोनों को अपने साथ सेक्स करने के लिए हायर करें और उन्हें इस चीज के लिए पे करें। लेकिन दोनों की ही उम्मीदों पर बहरहाल पानी फिर जाता है क्योंकि उन दोनों बहनों का इस किस्म का कोई इरादा तो था नहीं। बहरहाल इन्हीं दिनों में कोनी को ये सेंस होने लगा था कि शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। कोनी को क्लिफर्ड की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें क्लिफर्ड उसका हालचाल पूछता है और उसको ये भी बताता है कि हमारे गेम कीपर ने अपनी बीवी से तलाक का मुतालबा किया है और उसकी बीवी ने उल्टा उस पर क्लेम कर दिया है कि मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ लेकिन ये मुझे अपने साथ नहीं रख रहा। सो ये पढ़ने के बाद कोनी सीधा मिसेस बोल्टन को लेटर लिखती है और उनसे डिटेल्स पूछती है। मिसेस बोल्टन जवाब में कोनी को लिखती हैं कि बर्था ज़बरदस्ती मेलर्स के घर में घुस गई थी और मेलर्स के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पहले तो मेलर्स ने उसको निकाल दिया, लेकिन जब वो वहाँ से नहीं निकली और फिर से उस घर में घुसने की कोशिश की तो आखिरकार तंग आकर मेलर्स ने बर्था को वहीं छोड़ा और ख़ुद जाकर अपनी माँ और बेटी के साथ रहने लग गया। बर्था को उसके घर से फीमेल परफ्यूम मिला और फिर डाकिये ने भी बर्था को बताया कि उसने इस घर से एक दफ़ा एक फ़ीमेल की आवाज़ें सुनी थी। सो अब बर्था पूरे विलेज में मेलर्स के ख़िलाफ़ इन रूमर्स को फैला रही है कि ये बंदा मेलर्स खुद एक इंतहाई घटिया शख्स है और इसका दूसरी औरतों के साथ चक्कर था, इसी वजह से मैंने इसको छोड़ा था और अब ये उल्टा मुझे ही ब्लेम करके मुझसे तलाक के मुतालबे कर रहा है और मुझे अपनी पेंशन में से कुछ भी नहीं देना चाहता।
अब मिसेस बोल्टन का ये लेटर पढ़ के कॉनी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। अब इस पॉइंट पर इस नोवेल में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, डंकन फोर्ब्स, जो कि कॉनी लोगों का एक बचपन का दोस्त है और बचपन से ही इसका कॉनी पर काफ़ी ज़्यादा क्रश था। जब फोर्ब्स ने भी रीड फैमिली के साथ इस ट्रिप को ज्वाइन कर लिया तो क्योंकि कॉनी और फोर्ब्स की तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बनती थी, सो कॉनी ने अपने इस पुराने दोस्त को सारी हकीकत बता दी कि किस तरह वो अपने गेम कीपर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मुब्तला है और अब इस तरह की परेशानी झेल रही है, जिस पर फोर्ब्स इसको दिलासा देता है और बोलता है कि दुनिया हमेशा से ही उन लोगों के साथ नफरत करती आ रही है जो कि एक नेचुरल एक्टिविटी यानी सेक्स को पसंद करते हैं। फोर्ब्स के दिलासा देने के बाद कॉनी मिसेस बोल्टन के नाम एक लेटर लिखती है और उसमें मेलर्स के लिए एक नोट भी छोड़ती है, जिसमें वो मेलर्स को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये मुश्किल वक्त बहुत ही जल्द गुजर जाएगा। लेकिन इधर वो मेलर्स के नाम वो नोट भेजती है और उधर उसे क्लिफर्ड का एक और लेटर मौसूल होता है, जिसमें क्लिफर्ड उसे इन्फॉर्म करता है कि बर्था मेलर्स के साथ तुम्हारे नाम को जोड़ रही है और रूमर्स फैला रही है पूरे गांव में कि उसकी लवर कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैंने मेलर्स को बुलाकर उससे इस बारे में पूछने की कोशिश की तो उसने भी मुझे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल जवाब दिए, जिसके बाद मैंने मेलर्स को फारिग कर दिया है। गांव पूरा बर्था की साइड ले रहा है, सो जब तक ये रूमर्स ठंडे नहीं हो जाते तुम कोशिश करना कि तुम वापस ना आओ और वहीं वीनस में ही रुकी रहो। उसके बाद उसको मेलर्स का भी लेटर मिलता है, जिसमें मेलर्स भी उसे इन सब बातों के बारे में इन्फॉर्म करता है कि बर्था ने मेरे और तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि उसको मेरे कॉटेज में तुम्हारे इनिशियल्स मिले थे, यानी कि तुम्हारे साइंस। वो तुम्हारे और मेरे अफेयर को पूरे गांव में बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है और इसी वजह से क्लिफर्ड ने भी मुझे जॉब से निकाल दिया है, सो मैं लंदन जा रहा हूँ। अब कॉनी वापस रेग्बी तो जाना नहीं चाहती थी और लेटर में उसे क्लिफर्ड ने भी यही एडवाइस दी थी कि तुम कुछ दिनों तक यहाँ पर वापस ना ही आओ तो बेस्ट है। सो कॉनी प्लान करती है कि वो वापस सीधा लंदन जाएं और लंदन जाकर वो वहाँ पर मेलर्स से मिले क्योंकि मेलर्स भी अब वहाँ पे लंदन में है। सो वो अपने बाप को भी अपने रिलेशन के बारे में बता देती है कि उसका रिलेशन किसी और के साथ चल रहा है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है और वापस रेग्बी क्लिफर्ड के पास नहीं जाना चाहती। सर मेलकम ने जब अपनी बेटी की ये बातें सुनी तो अपनी बेटी को एडवाइस दी कि देखो बेटा, तुम्हें अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने के लिए अगर किसी दूसरे मर्द के साथ रिलेशन रखना है तो भले ही रखो। आज तुम्हें किसी एक शख्स के लिए प्यार की फीलिंग्स आ रही हैं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तुम्हें किसी और शख्स के लिए ऐसी फीलिंग्स आ रही हों। ये फीलिंग्स आती जाती रहेंगी, लेकिन रेग्बी कहीं भी नहीं जा रहा, रेग्बी यहीं रहेगा। तुम रेग्बी की इतनी बड़ी एस्टेट की इकलौती मालकन हो, सो मेरी एडवाइस तो तुम्हें यही है कि रिलेशंस जितने मर्जी रखो लेकिन रेग्बी को मत छोड़ो। अब सर मेलकम ने तो अपनी बेटी को एक अच्छी एडवाइस दे दी और कॉनी ने भी उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और फिर उसके बाद चारों सर मेलकम, हिल्डा, कॉनी और डंकन फोर्ब्स लंदन चले गए और वहाँ पे जाते ही कॉनी ने सबसे पहले मेलर्स के साथ मुलाकात की। मेलर्स को मिलते ही कॉनी ने सबसे पहले उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में खुशखबरी दी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। लेकिन मेलर्स ने इस न्यूज़ पर खुशी का इजहार करने के बजाय कॉनी को ये बोला कि अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो इस रिलेशन को अभी तोड़ दो क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है जितना तुम्हारे पास अभी है या जितने ज़्यादा पैसों में तुम पली बड़ी हो। जितना मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ उतने में मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे ही इसी तरह से खुश रह पाओगी। और रही बात तुम्हारे अपने पैसों की, तो मेरी इज्जत नफ्स मुझे इस चीज़ की कभी भी इजाज़त नहीं देगी कि मैं तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल करूँ। कॉनी उसे यकीन दिलाती है कि मैं तुमसे सच में मोहब्बत करती हूँ और मेरे दिमाग में ये क्लास डिफरेंस वाले कीड़े मौजूद नहीं हैं। मुझे अमीरी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। वहाँ पर मेलर्स कॉनी को बताता है कि उसके वकील ने उसको बताया है कि उसकी और बर्था की डाइवोर्स का अमल अगले साल के मार्च तक कंप्लीट होगा। सो उस टाइम तक हम आपस में नहीं मिल सकते, हमें एक दूसरे से दूर ही रहना पड़ेगा। ये खबर कॉनी को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी फरवरी में ड्यू थी, लेकिन वो ये बात मेलर्स से नहीं करती ताकि वो भी ज़्यादा परेशान ना हो जाए।
इसके बाद वापस जाकर कॉनी अपने बाप को मेलर्स के बारे में बताती है कि मेरा रिलेशन जिस बंदे के साथ है और मैं अपने पेट में जिसका बच्चा लिए घूम रही हूँ वो कोई अमीर बंदा नहीं बल्कि हमारा गेम कीपर मेलर्स है। इस बात पर सर मैल्कम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कॉनी को समझाते भी हैं, लेकिन जब कॉनी उनकी और मेलर्स की मुलाकात करवाती है तो मेलर्स के साथ बातें करने के बाद सर मैल्कम को भी लगता है कि कॉनी की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। इसके बाद कॉनी, हिल्डा, सर मैल्कम और मेलर्स सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अब से कॉनी और मेलर्स आपस में नहीं मिलेंगे और मेलर्स सुकून से अपनी और बर्था में डाइवोर्स का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। इधर कॉनी क्लिफर्ड को जाकर ये बोलेगी कि वो अपने वादे के मुताबिक जब वीनस गई थी तो वहाँ पर उसने डंकन फोर्ब्स के साथ अफेयर रखा और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो डंकन फोर्ब्स का है। इस तरह से मेलर्स के साथ जो कॉनी का नाम जुड़ा हुआ है वो भी हट जाएगा और कॉनी क्लिफर्ड से डाइवोर्स का मुतालबा भी यही कहकर करेगी कि वो अब फोर्ब्स के साथ रहना चाहती है और उससे प्यार करती है। डंकन फोर्ब्स भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और जब कॉनी उसका शुक्रिया अदा करती है तो वो कॉनी को सिर्फ इतना कहता है कि मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी एक पोर्ट्रेट बनाऊं, सो तुम किसी दिन टाइम निकाल के मेरे लिए पोज दे देना ताकि मैं तुम्हारी एक खूबसूरत सी पोर्ट्रेट बना लूं। मुझे तुमसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब कॉनी अपने प्लान को परस्यू करती है और क्लिफर्ड के नाम एक लेटर लिखती है जिसमें वो क्लिफर्ड को इन्फॉर्म करती है कि वो डंकन फोर्ब्स के साथ सीरियस लव में मुब्तला हो चुकी है और वो अब उससे तलाक लेना चाहती है। लेटर पढ़ने के बाद क्लिफर्ड का रंग जर्द पड़ जाता है और हालांकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये पहले से मौजूद था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगती है और उसकी हालत देखकर मिसेस बोल्टन को डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता है। जब क्लिफर्ड की हालत बेहतर होती है, क्लिफर्ड कॉनी को तलाक देने से साफ मना कर देता है और उसको बोलता है कि तुम रग्बी वापस आओ। कॉनी पहले तो कोशिश करती है कि उसे रग्बी ना ही जाना पड़े, लेकिन जब क्लिफर्ड किसी भी तरीके से नहीं पिघलता तो आखिरकार वो खुद रग्बी जाती है क्लिफर्ड से बात करने के लिए। जब वहाँ जाके वो क्लिफर्ड से तलाक का मुतालबा करती है और उसको बोलती है कि वो डंकन फोर्ब्स के साथ लव में पड़ चुकी है, तो क्लिफर्ड उसकी इस बात पर उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम इतनी इंटेलिजेंट तो हो ही कि इतने चंद दिनों में किसी के साथ मुलाकात को प्यार का नाम नहीं दे सकती तुम। जब उनकी ये बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और क्लिफर्ड किसी तरह से भी उसको तलाक देने के लिए राज़ी नहीं होता, तो आखिरकार कॉनी को क्लिफर्ड को ये बताना पड़ जाता है कि मेरा जिस शख्स के साथ चक्कर चल रहा है और मैं जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ वो कोई और नहीं, हमारा गेम कीपर मेलर्स है और तुमसे ये बात मैंने इसलिए छुपाई ताकि तुम्हारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो और तुम आराम से मुझे तलाक दे दो। क्लिफर्ड जब कॉनी की ये बात सुनता है तो उसकी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा होता है कि अगर वो इस वक्त कुर्सी से उठ पाता तो वो लाजमी वहाँ से उठता और कॉनी पर हाथ उठाता। अब कॉनी ने तो क्लिफर्ड को ये सच्चाई बताई थी ये सोचकर कि शायद इसका कोई पॉजिटिव असर होगा और क्लिफर्ड अब उसको गुस्से में तलाक दे देगा, लेकिन क्लिफर्ड गुस्से की हालत में ये कसम खा लेता है कि अब तो मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। जब वो रग्बी से मायूस होकर वापस आती है तो हिल्डा उसको बोलती है कि अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम मेरे साथ वापस स्कॉटलैंड चलो और बस अब इस बात का इंतज़ार करो कि कब क्लिफर्ड अपना माइंड बदल दे। सो अब कॉनी और मेलर्स अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कॉनी स्कॉटलैंड में जाकर रहेगी और मेलर्स किसी अच्छी जगह पे कोई अच्छी सी जॉब करेगा और इतना पैसा इकट्ठा करेगा कि वो छोटी सी ज़मीन वगैरह ले ले और फिर वो वहाँ पर एक साथ रह सकें। अब इस नावल का अख्ताम कुछ इस तरह से होता है कि मेलर्स जो कि एक फार्म हाउस पर जॉब कर रहा है और अपनी डाइवोर्स का 6 महीने का प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट कर रहा है, वो कॉनी के नाम एक लेटर लिखता है जो कि उस वक्त स्कॉटलैंड में मेलर्स के बच्चे को अपने पेट में लिए क्लिफर्ड के माइंड के चेंज होने का वेट कर रही थी ताकि उसका माइंड बदले और वो उसको डाइवोर्स दे दे। मेलर्स अपने लेटर के ज़रिए कॉनी को इन्फॉर्म करता है कि मैं यहाँ एक फार्म हाउस में जॉब कर रहा हूँ, इस फार्म हाउस के मालिक काफ़ी अच्छे हैं और मुझे इतनी इनकम तो हो ही जाती है कि मैं अपना गुजारा भी कर रहा हूँ और साथ साथ मैं पैसे जमा भी कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मैं अपनी कोई जगह ले सकूं थोड़ी बहुत और फिर हम तीनों वहाँ पर सुकून के साथ रहें। हमारे बीच जो प्यार की चिंगारी हम दोनों ने जलाई है
उसकी हिफाजत खुदा खुद कर रहा है। ये कुछ महीनों की सेपरेशन हमारी मोहब्बत में और भी ज़्यादा इजाफा करेगी और फिर एक दिन हम दोबारा से मिलेंगे और एक दूसरे को खूब प्यार करेंगे। बेवकूफ़ लोग पता नहीं सेक्स से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं, हालांकि कोई भी नई चीज़ बगैर सेक्स के पैदा की ही नहीं जा सकती। इवन ज़मीन पर फूल और पौधे भी तभी उगते हैं जब सूरज की रोशनी का मिलाप ज़मीन के साथ होता है। अगर उन दोनों में ये मिलाप ना हो तो ज़मीन भी बंजर हो जाए। इसके बाद वो अपने लेटर का इख्तिताम उन्हीं दो नामों के साथ करता है जो कोनी और मेलर्स ने एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को दिए थे, यानी जॉन थॉमस और लेडी जेन। उसके लेटर का और इस नोवेल का इख्तिताम इसी सेंटेंस पे होता है कि जॉन थॉमस सेज गुड नाइट टू लेडी जेन अ लिटिल ड्रूपिंगली बट विद अ होपफुल हार्ट। कि जॉन थॉमस लेडी जेन को गुड नाइट बोल रहा है, थोड़ी सी मायूसी लेकिन बहुत ही उम्मीद वाले दिल के साथ। नाउ आई एम श्योर कि ये कंप्लीट स्टोरी देखने के बाद आपके माइंड में एक बार तो ये ज़रूर आया होगा कि इस नोवेल पर से आखिर बैन हटाया ही क्यों गया। इसे पोर्नोग्राफिक स्टोरीज की कैटेगरी में रहने देने की बजाय इसको आर्टिस्टिक लिटरेचर बोलकर स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती क्यों पढ़ाया जाता है। आखिर ऐसी क्या आर्टिस्टिक वैल्यू है इस नोवेल की? तो इस नोवेल की आर्टिस्टिक वैल्यू आपको इस नोवेल के थीम्स पढ़ने पर समझ आएगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस नोवेल की सारी डिटेल्स, इसके जॉनरास, थीम्स, कैरेक्टर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस नोवेल की डिटेल्ड स्टोरी अगर इजी वर्डिंग में चाहिए तो उसे आप डिस्क्रिप्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।